नमस्कार साथियों, हम पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी अज्ञेय की काव्य यात्रा को लेकर के, जिसमें उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम पर बात की। फिर काव्य यात्रा आगे जब बढ़ती है तो दूसरे चरण में उनकी कविता संग्रह आया बावरा अहिरी, हरि घास घास पर, क्षण भर। और इसी चरण में एक अन्य काव्य संग्रह है इंद्रधनु रोंदे हुए। ये बावरा अहिरी में कवि जो है वो मानव आस्था की ओर, मानव जिजीविषा की ओर बढ़ता है। इंद्रधनु रोंदे हुए में भी कवि अनुभव सत्य की बात करते हैं कि जो व्यक्ति का सत्य है, उसके जो अनुभव का सत्य है वही वास्तव सत्य है, कि जितना तुम्हारा सच है वही सच है, उससे ज्यादा तुम व्याप नहीं सकते, तो जितना तुम्हारा सच है उसे ही कहो। तो इंद्रधनु रोंदे हुए ये इस काव्य संग्रह में दो प्रकार की कविताएं दिखाई देती है। एक है अनुभव सत्य से जुड़ी हुई वैचारिक कविताएं, जिनमें आया जितना तुम्हारा सच है, सत्य को बहुत मिले, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान, आखेटक आदि कविताओं का संग्रह है। और दूसरी है व्यंग्यात्मक कविताएं, जिसमें कवि समाज पर, समाज की बदलती हुई वृत्ति पर व्यंग्य करते हैं। सांप कविता, नई कविता, एक संभाव्य भूमिका, इतिहास की हवा आदि। तो समाज में जिस तरह से नगरीकरण बढ़ रहा है और स्वार्थी वृत्ति बढ़ रही है, राजनीति में कैसे स्वार्थ बढ़ता चला जा रहा है, उस पर व्यंग्य करते हुए इस संग्रह में इन्होंने व्यंग्यपरक कविताओं की भी रचना की। इसी तरह से अज्ञेय का जो काव्य यात्रा है, जब वे तीसरे चरण की ओर बढ़ती है, तो पहले चरण में छायावादी रोमानियत रही, दूसरे चरण में वैयक्तिकता का प्रधानता हुई, और यही वैयक्तिकता आत्मान्वेषण की ओर बढ़ती है, अंतर्मुखी हो जाती है। और फिर तीसरे चरण तक आते आते कवि में एक स्थिरता का आभास होता है। ऐसे लगता है कवि के जीवन की जो एक विसंगति थी, जीवन में जो एक घुटन का भाव था, जीवन में जो एक अस्थिरता का भाव था, उसे एक आकार मिल गया है, वो एक स्थिर हो गया है। और जो आत्मान्वेषण की जो एक खोज थी, एक ललक थी, वे कहीं पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। तीसरे चरण में आते हुए कविता आत्मान्वेषण से सत्यान्वेषण की ओर बढ़ती है, और सत्यान्वेषण के बाद कविता मौन अभिव्यंजना की ओर बढ़ती है, क्योंकि मौन ही अभिव्यंजना है। और इस तीसरे चरण में उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे वे है अरि ओ करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि। अंतिम चरण में कवि परिवेश के दबावों, तनावों को अनुभव तो करता है, किंतु उन सब के ऊपर वे मानव आस्था को देखता है। अज्ञेय अस्तित्ववाद से प्रभावित है, उनके ऊपर काम मनोविज्ञान का भी प्रभाव है। तो वे जो मनोविश्लेषणवादी वृत्ति को अपनाते हुए वे सबसे ऊपर मानव आस्था को देखते हैं, मानव जिजीविषा को देखते हैं। और इनका प्रसिद्ध एक काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार। इस आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया, और इसकी रचना 1961 में हुई। यहाँ आते आते कवि की खोज मानव आस्था से मिलकर आत्मदान में सार्थकता पा सकी है, समर्पण के भाव से जुड़ती है। यहाँ जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है, उसके भी 3 खंड हैं, अंतःसलिला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा और चक्रांतशिला दोनों नाम ही प्रतीकात्मक है, और इस
काव्य संग्रह की कविताओं पर जैन बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। वे बौद्ध दर्शन जो चीन और जापान में प्रचलित हुआ, चीन और जापान में जब महायान शाखा गई और उस महायान शाखा के ही शून्यवाद और विज्ञानवाद का जो दर्शन था उसका प्रभाव हुआ और वहां जैन बुद्धिज्म का जन्म हुआ। और इस जैन बुद्धिज्म में ही अनेक कथाएं आई, जैसे दंत कथाएं, लोक कथाएं होती हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी अनेक कथाएं आई जो जैन कथाएं कही गई। तो असाध्य वीणा में इन जैन कथाओं को ही लिया गया है। ये एक लंबी कविता है, तो लंबी कविता के रूप में असाध्य वीणा महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा, वीणा की साधना, वीणा को साधना आत्मान्वेषण की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। इसकी थोड़ी सी कहानी की बात मैं आपसे करूं तो असाध्य वीणा क्या है? वह वीणा जो साधी नहीं गई है, जिसका शोधन नहीं किया गया है। एक लंबी कविता है जिसमें प्रबंधात्मकता भी है, एक कहानी के रूप में भी है कि एक व्यक्ति है जो वीणा को बनाता है, एक वृक्ष से वीणा को बनाता है, परंतु उसको बजाने से पहले ही, उसको साधने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह वीणा एक राजा के हाथ में लग जाती है, राजा को मिलती है। अब राजा अनेक वाद्य यंत्र वादकों को बुलाते हैं, अनेक कलाकारों को आमंत्रित करते हैं उस वीणा को बजाने के लिए। कई कलाकार आते हैं अपने गर्व से युक्त होकर, अपनी कला के अभिमान से युक्त होकर, परंतु वे उस वीणा को सिद्ध नहीं कर पाते, उसे नहीं बजा पाते। और फिर प्रियंवद नाम का एक केश कंबली आता है जो उस वीणा के समक्ष नतमस्तक होता है, उसे प्रणाम करता है और जैसे ही उसमें अपनी गोद में लेता है वो वीणा स्वतः ही बज उठती है। और वे जो वीणा बज उठती है तो उस समय उस सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे सबको उसका जो संगीत है वे भिन्न भिन्न प्रकार से सुनाई देता है। जिसकी जैसी अंतर्वृत्ति थी उसको उसी के अनुरूप वीणा का स्वर सुनाई देता है। बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ अज्ञेय कहते हैं कि सबने अलग अलग संगीत सुना, उसको वह कृपा वाक्य था प्रभु का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहनी सी पायल ध्वनि। तो जिसकी जैसी अंतर्वृत्ति थी, जो भूखा है, जिसको अन्न की तलाश है तो उसे उसमें अन्न की सौंधी खुदबुद दिखाई देती है। जो लालची है, जिसको धन की चाह है, उसे उसकी वीणा के स्वर में तिजोरी में सोने की खनक सुनाई देती है। जिसके मन में प्रभु की प्राप्ति की इच्छा है, भक्त है, भक्त हृदय है, उसे उस वीणा में प्रभु की कृपा वाक्य सुनाई देता है। कोई जो श्रृंगार रस से युक्त है तो उसे नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि सुनाई देती है। तो उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सबको उसका संगीत भिन्न भिन्न सुनाई देता है। तो ये जो वीणा को साधना है ये आत्मान्वेषण की एक प्रक्रिया है और असाध्य वीणा के माध्यम से अज्ञेय सत्यान्वेषण की ओर बढ़ते हैं। मौन से स्वर की ओर और स्वर से महामौन की ओर मुखर होते हैं। असाध्य वीणा के माध्यम से व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना की ओर और फिर समष्टि चेतना से व्यष्टि चेतना की ओर बढ़ते हैं। स्वयं का विलयन करके स्वयं को पाने की प्रक्रिया ही असाध्य वीणा है। तो ये असाध्य वीणा क्या है? पूर्णतया मनोविज्ञान से युक्त है, कवि के जीवन दर्शन से युक्त है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं का विलयन नहीं करता, जब तक व्यक्ति आत्म का समर्पण नहीं करता, तब तक वे सत्य की खोज नहीं कर पाता। इसी तरह से एक और इनका काव्य संग्रह है
अरि और करुणा प्रभामय, जैन बुद्धिज्म के प्रभाव से युक्त है। और चीन और जापान की जो कविताएं थी उन्हीं का अनुवाद इसमें संग्रहित किया गया है। 1959 में रचित है, जिसमें बड़ी प्रसिद्ध उनकी पहली ही कविता है, अर्थ दो, अर्थ दो, मत हमें रूपाकार इतने व्यर्थ दो। हम समझते हैं इशारा जिंदगी का, हमें पार उतार दो, रूप मत बस सार दो। जो असाध्य वीणा है वे उनकी लंबी मौलिक कविता है, पर अरियो करुणा प्रभामय जो है ये अनुवाद की हुई है। जो चीन और जापान की कविताएं थी उनका अनुवाद है, और इसका संकलन, इसका अनुवाद कवि ने 1959 में किया। और इसी तीसरे चरण का सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार। और ये काव्य संग्रह पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और 1962 से लेकर 1967 1967 में रचित कविताओं का संकलन इसमें है। आत्मान्वेषण से सत्यान्वेषण की ओर बढ़ते हुए इस कविता में स्वर दिखाई देता है। अंधकार, कवि स्वयं कहते हैं कि अंधकार में सहसा जाग कर पहचाना कि जो मेरा है वही ममेतर है। तो पहले एक अहम का भाव था, एक वैयक्तिकता का भाव था, और वही वैयक्तिकता फिर समष्टि की ओर बढ़ते हुए सर्व कल्याण की ओर बढ़ती है। तो तब मेरा का भाव ना हो करके हमारा का भाव होता है, मैं की जगह हम होता है, क्योंकि तब ये पहचान होती है कि जो मेरा है वही मम इतर है, ममेतर है। कवि की खोज जो है वो मानव आस्था से मिलकर आत्मदान में सार्थकता पा सकी है, कि जब तक व्यक्ति आत्मदान, आत्मसमर्पण नहीं करता है, स्वयं को विलय नहीं करता है, तब तक वे जीवन के सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और सत्य का अन्वेषण करते करते कवि एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां आत्मविसर्जन प्रमुख हो गया है। और ये आत्मविसर्जन क्या है? अस्मिता, अपनी भारतीयता, अपनी भारतीयता की पहचान। और इसी कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह भी है, और इसकी कविता का भी नाम है कितनी नावों में कितनी बार। और उसमें वे स्पष्ट कहते हैं, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ये छोटी सी ज्योति जो है ये आत्मविसर्जन है, ये भारतीयता है, ये अस्मिता है, मानव आस्था है। और इस ज्योति को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य कितना भटकता है, कितने मार्गों से आता है, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी आया। ये मंजिल है, और इसको पाने के लिए कितना भटकना। और उस सत्य का अन्वेषण कब होता है? जब वे आत्म विसर्जन कर देता है, आत्म को विलय कर देता है। और इस आत्म ज्योति को वे कहाँ देखता है? कभी कुहासों में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। तो सत्य कैसा है? अनबुझा है, और उसकी तलाश ही मानव आस्था है, वही उसकी छोटी सी ज्योति है। और इसकी तलाश के लिए कितनी नावों में कितनी बार भटकना हुआ। तो यहाँ तो मित्रों हमने बात की आगे की काव्य यात्रा के विभिन्न चरणों की, कैसे वे छायावादी रोमानियत से ऊपर उठते हुए विद्रोह का स्वर लिए हुए कहीं व्यंग्य का स्वर लेते हैं, तो कहीं वैयक्तिकता को महत्व देते हैं, और फिर ये वैयक्तिकता ही समष्टि की ओर बढ़ती है, और यही समष्टि फिर मानव आस्था, मानव जिजीविषा की ओर बढ़ते हुए
और धीरे धीरे आंगन के पार द्वार में होते हुए आत्मविसर्जन में, सत्यान्वेषण में लीन हो जाती है। तो इस तरह से लगता है कि जैसे जैसे कवि के व्यक्तित्व में, उनके अपने अनुभव में, अनुभूतियों में जो सच्चाई आई, उस सच्चाई को वे कविता में रूपांतरित करते चले जा रहे हैं। कविता को वो विभिन्न रंगों में प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कविता की शिल्पजन्य विशेषताओं पर। कविताओं की भाषा का स्वर कैसा है? तो मूलतः हम देखते हैं कि भाषा के 3 स्तर हमें दिखाई देते हैं। जो प्रारंभिक कविताएं रही, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम की कविता संग्रह की कविताएं, वहां हमें संस्कृत निष्ठ हिंदी दिखाई देती है। जो इनके जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने वाली कविताएं हैं, वहां भी तत्सम प्रधान शब्दावली दिखाई देती है। और जो सामान्य कविताएं हैं, जो प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं, जो जीवन के मूल्यों को प्रस्तुत करने वाली कविताएं हैं, जो उनमें बोलचाल का, व्यवहारिक भाषा का स्वर दिखाई देता है और प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है। ग्राम्य एवं देशज शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। अनुभूति, प्रसंग और परिस्थिति की मांग पर अज्ञेय की भाषा स्वयं गतिशील होती हुई सार्थक व्यंजनाओं से युक्त दिखाई देती है। और अज्ञेय ने अनुभूति के स्तर पर सत्यान्वेषण को महत्व दिया है, तो अभिव्यक्ति के स्तर पर शब्द चयन को। अनुभूति में सत्यान्वेषण महत्वपूर्ण है, परंतु जब कविता की अभिव्यक्ति की बात आती है तो वे शब्द चयन पर अधिक बल देते हैं। एक एक शब्द के भीतर अनेक अर्थ छवियां छुपी हुई हैं। उस शब्द के अनेक स्तरों में अर्थ खुलते हैं। जितनी बार पाठक उस कविता को पढ़ता है, उतनी बार उस कविता से नए नए संदर्भ, नए नए अर्थ निकलते चले जाते हैं। क्योंकि अज्ञेय का मानना है कि शब्दों के सहारे सत्य स्वयं ही बोलने लगता है। वे कहते हैं, अर्थ हमारा जितना है सागर में नहीं, हमारी मछली में है। तो इस तरह से वे इतिहास के स्थान पर जहां क्षण को महत्व देते हैं, वहीं भाषा के स्तर पर वे भाषा की अपेक्षा शब्द को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए अज्ञेय को शब्द शिल्पी कहा जाता है और शब्द के भीतर अनेक अर्थ छवियां प्रस्तुत हुई हैं। शैली की बात करें तो शैली में भी पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। कहीं वे लाक्षणिक शैली का प्रयोग करते हैं, कभी भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, कहीं उनकी प्रतीकात्मक शैली है, कभी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं और कभी प्रयोगवादी सपाट शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो जैसा विषय है, उस विषय के अनुरूप वे शैली का प्रयोग करते हैं। प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं हैं तो वहां उनकी भावुकता दिखाई देती है। जहां जीवन दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। वहां शैली में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है। इसी तरह से जब उनका विद्रोही व्यक्तित्व समाज में विद्रूपताओं को देखता है, विसंगतियों को देखता है, कुंठा, त्रास, घुटन आदि को देखता है, तो व्यंग्यात्मक शैली में अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है, तो वह व्यंजना अधिक दिखाई देती है, व्यंग्यात्मक शैली मिलती है। और दमित यौन काम वासनाओं का जब वो चित्रण करते हैं तो वहां यौन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से शैली में भी पर्याप्त वैविध्य है। इनकी कविताएं इंद्रधनुषी छटा लिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीकों और बिंबों की। इनकी कविता में नवीन से नवीन प्रतीकों का और बिंबों का प्रयोग हुआ है और ये प्रतीक कभी प्रकृति से लिए गए हैं, कभी दैनिक जीवन से, विविध कलाओं से प्रतीकों को ग्रहण किया गया है।
सागर जैसे जीवन का प्रतीक है। मछली, सोन मछली जो इनकी कविता है, तो ये मछली जिजीविषा अथवा चेतना की प्रतीक है। नदी के द्वीप हम कविता देखते हैं तो नदी समष्टि का प्रतीक है, द्वीप व्यष्टि चेतना का प्रतीक है और धारा गतिशीलता की प्रतीक है। हरी घास पर क्षण भर जब कविता हम देखते हैं तो वहां हरी घास स्वच्छंदता की प्रतीक है, बिछली घास प्रिय की उदारता की प्रतीक है। और जब वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करता है, सौंदर्य अनुभूति की जब बात करता है, तो कलगी बाजरे की कह करके उस प्रतीक का प्रयोग करता है। तो वहां कलगी बाजरे की जो है वे स्फूर्ति और प्रेरणा की प्रतीक है। तो इस तरह से नए नए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। काम वासनाओं का वर्णन कर रहे हैं, यौन वर्जनाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो यौन प्रतीकों को अपनाते हैं। तो और बिंब की बात करें तो सभी तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब भी है, स्पृश्य बिंब भी है, शब्द चित्र पूरा हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। एक बूंद सहसा उछली कविता देखते हैं तो एक पूरा बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। नदी के द्वीप देखिए कविता, पूरा एक दृश्य बिंब हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो कविताओं में बिंब जो है वो कविता को एक नवीन धारा दे रहे हैं। वे केवल शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, प्रश्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न चिन्ह, विराम चिन्ह, कोष्ठक भी अपने आप में प्रतीक है। वे भी एक भाषा को गति प्रदान कर रहे हैं। और आगे नवीन नवीन उपमानों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों की बात करें तो उन्होंने उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का सहज प्रयोग किया है, पर नवीन उपमानों को लिया है। परंपरागत उपमानों को नहीं लेते हैं। उन्हें तो वो कहते हैं कि पुराने उपमान मैले हो गए हैं। जैसे नए बासन को अधिक मलने से क्या होता है, उसका मुलम्मा छूट जाता है, तो ऐसे पुराने उपमान जो है वो फीके पड़ गए हैं। अब नए उपमानों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो जैसे वो दैनिक जीवन से उपमानों को लेते हैं, प्रकृति से नए नए उपमान लेते हैं। जैसे हरी घास ही स्फटिक मुकुट सा, निर्मल वापी का तल, बर्फ की लड़ी के छाया सा लटका हूं मैं। तो बर्फ की लड़ी के छाया बिल्कुल नवीन उपमान है। बिछलती डगर सी सुनसान सरिता, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। तो इस तरह से नए उपमानों के द्वारा वे कविता में एक सहजता भी लेकर के आते हैं, एक स्वाभाविकता भी लाते हैं और नवीनता का संचार भी करते हैं। छंद की दृष्टि से देखें तो अज्ञेय ने मुक्त छंद का अधिक प्रयोग किया है। जिसका प्रारंभ निराला ने किया था वही अज्ञेय भी अपनाते हैं। और चीन और जापान में अधिक समय तक रहे तो जापान की जो हाइकू कविता थी उस हाइकू का प्रयोग अज्ञेय ने अधिक किया है। और केंचुआ छंद का प्रयोग किया है। छोटे छोटे 4 पंक्तियों का, 6 पंक्तियों का, 8 पंक्तियों के छंदों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अज्ञेय ने अनुभूति के स्तर पर, वस्तु के स्तर पर नए प्रयोग किए, उसी तरह से शिल्प के स्तर पर भी प्रतीकों को लेकर, बिंबों को लेकर, उपमानों को लेकर, भाषा के स्तर पर नए नए प्रयोग किए और जिससे कविता को एक नई दिशा, एक नया मोड़ मिला। तो इस तरह से मित्रों आज हमने बात की अज्ञेय के काव्य सर्जना को लेकर, उनकी काव्य यात्रा को लेकर के। प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाले अज्ञेय ने हिंदी साहित्य में कविता की दिशा कैसे मोड़ी उसके ऊपर चर्चा की और यही प्रयोगवादी कविता फिर आगे चल करके नई कविता में पर्यावसान को प्राप्त होती है, नई कविता में परिवर्तित हो जाती है। और अज्ञेय की कविताओं में हमें छायावादी कविता की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियां तो है ही, और साथ ही नई कविता की जो प्रवृत्तियां थी वह भी दिखाई देती हैं।
तो अज्ञेय का रचना काल एक लंबा काल रहा है। 1911 में जन्म हुआ और 1987 में इनका निधन हुआ। 1933 में लेखन प्रारंभ किया था। तो एक लंबे रचना काल के में उन्होंने विविध नवीन प्रयोग किए और जिससे साहित्य को, हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। धन्यवाद।